नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर जो हमारा है जल वाला। और इसमें हम जल का वितरण और महासागरीय परिसंचरण ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तरंगों से, आगे स्टार्ट करेंगे। तरंगे क्या होती है और किस किस प्रकार की जो आपकी तरंगे होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती। एक शब्द बोलते हैं हम कि वापस आना, तो आपका ज़्यादातर शब्द शुद्ध होता है, वो आपका वापस आना होता है कि लौट कर वापस आना। हम क्या कहते हैं कि लौट कर वापस आना। वापस शब्द आपका गलत होता है, शब्द होता है वापस आना। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। पूछा जा सकता है कि तरंगे किसे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। जब अब तक का सबसे विशाल आपका जो सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। ये सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था। आपसे पूछे कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कौन से द्वीप में है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है हमारा इंदिरा पॉइंट, और वो 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें डूब गया है। यहाँ पर 2 तथ्य दे रखे हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी हो जाती है। सुनामी, यह ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। पूछा जा सकता है सुनामी का जो आपका अर्थ क्या है, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो ये तथ्य था, इसको आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 26 दिसंबर 2004 में जो आपकी सुनामी आई थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार की थी और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ था और कहाँ पर वो आई थी। शायद आपको दिख रहा होगा ये सुनामी। पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। सबसे पहले पूछे कि कौन 2004 में जो सुनामी आई थी वो कौन से महासागर में आई थी, तो हिंद महासागर में आई थी। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। पूछे कि ये जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, उसका जो अधिकेंद्र था, वो भूकंप का जो अधिकेंद्र था वो सुमात्रा का द्वीप था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। हमने पढ़ा है कि जो भूकंप होता है, कौन सा भूकंप होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये से पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। और आपसे पूछे कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किसे नापी जाती है, तो आप बताओगे रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। और ये जो भूकंप आया था 2004 में जो 26 दिसंबर को, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया। ये भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 9.0 थी। जो भूकंप है 6% से ऊपर जो रिएक्टर पैमाने पर आता है वो हानिकारक होता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वो हानिकारक होता जाता है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात मतलब अचानक गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसक गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा।
भारतीय प्लेट के ब्रह्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किमी घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित है, पूरी तरह से डूब गया। तो एक प्रश्न तो ये बनता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कौन से द्वीप समूह में है, और ये सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इसका जो मापी गई इस भूकंप के कारण आई थी, तो इसका आपका जो रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी, और इसका अधिकेंद्र था भूकंप का वो सुमात्रा द्वीप आपका था। आगे है कि जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किमी घंटे से 70 किमी घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किमी तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु हो गई थी, और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, आपसे पूछेगा क्या भूकंप का अनुमान लगाना पहले संभव है? नहीं। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश जो हुआ वो दिखाया गया है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वे पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। ये जो आपकी सुनामी आई थी ये बहुत ही विनाशकारी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। ये जो सबसे वैसे तो भूकंप आता है तो हमें चीज़ों का पता नहीं चलता है, पर उससे कुछ सावधानी अगर बरती जाए तो चीज़ें कुछ हद तक उसकी अपने जान माल की जो हानि है वो कम हो सकती है। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। ये उसी प्रकार का दृश्य है जब रोड पे क्या होता है, कभी हम चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है या कोई सांडों की जैसे लड़ाई होते हैं, हम देखते हैं कि जो आवारा जो पशु होते हैं उनकी लड़ाई होती है, तो हम उस अचंभे को वहीं खड़े होकर देखने लगते हैं, जबकि हमें उसे कुछ दूरी बना के चलना चाहिए। हो सकता है वो दुर्घटना आप पर आ जाए। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विनाश तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने जीवन को बचाइए। आगे हम पढ़ेंगे जवार भाटा किस प्रकार से आता है और जवार भाटा होता क्या है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना जवार भाटा कहलाता है। आपसे पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट में देखिए पूछेंगे कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है, जवार भाटा कहलाता है। तो आप बताओगे जवार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से में तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे जवार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। आपको समझ है कि जवार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना जवार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे जवार कहते हैं।
जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तब तट से पीछे चला जाता है, उसे बाटा कहते हैं। यहाँ पर आपका जो चित्र दे रखा है कि लघु ज्वार आने पर स्थिति क्या होती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की ये वाली स्थिति होती है। यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ पर आपकी पृथ्वी होती है और चंद्रमा आपका यहाँ होता है। और जब वृत्त ज्वार आते हैं तो ये स्थिति होती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी आपकी तीनों एक सिध में होते हैं। तो ये स्थिति लघु ज्वार और वृत्त ज्वार जब आते हैं तब होती है। सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है रोंग राइट में कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ये बता रहा है कि उच्च ज्वार कब आते हैं और निम्न ज्वार कब आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। ये क्या कह रहे हैं, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक दिशा में होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिध में कब होते हैं, जब पूर्णिमा होती है और हमारी अमावस्या होती है तब। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। इस ज्वार को कौन सा ज्वार कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो निम्न ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है और उच्च ज्वार आपका कब आता है। लेकिन जब चांद अपने स्थान पर अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि लघु ज्वार किसे कहते हैं और आपका वृत्त ज्वार किसे कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नौ संचालन में जो आपका होता है उच्च ज्वार होता है या निम्न, तो आप बताओगे उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। पूछा जा सकता है कि जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में कौन सा ज्वार काम करता है, तो आपका उच्च ज्वार काम करता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मछली पकड़ने में किस प्रकार के ज्वार आपके काम करते हैं, तो उच्च ज्वार। मछली पकड़ने में, नौ संचालन में, जहाज को बंदरगाह पहुंचाने में, तो आप कहोगे सत्य है, ये आपका उच्च ज्वार काम करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई किए मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। क्या होती है आपकी महासागरीय धाराएं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये स्टेटमेंट पूछा गया है आपका कि जो गर्म महासागरीय धाराएं होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो सामान्यतः भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। गर्म जो आपकी जलधारा है भूमध्य रेखा से उत्पन्न होकर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसका कारण ये होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है और ध्रुवों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध होता है। तो जो आपका गर्म महासागरीय धाराएं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शीत कटिबंधीय क्षेत्र की ओर बहती है। तो लैंग्वेज को इस प्रकार घुमाया जा सकता है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ये उल्टा है कि आपकी गर्म जल धाराएं किस प्रकार बहती है और ठंडी जल धाराएं किस प्रकार बहती है। तो ये स्टेटमेंट में आप में पूछा जा सकता है कि कौन सी सत्य है, कौन सा असत्य है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं, ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं किस प्रकार की है, तो आप बताओगे शीत जल धाराएं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं, यहाँ से 2% आपके बन गए कि लेब्राडोर धारा किस प्रकार की है, तो आप बताओगे शीत जल धारा है। आपकी गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जल धारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ये भी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। यस, करती है।
गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। पूछा जा सकता है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कुहरे वाला मौसम होता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कुहरे वाले मौसम कहाँ होता है? जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ पर आपका कुहरा होता है वहाँ पर क्या होता है? नौ संचालन में आपकी बाधा उत्पन्न होती है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपको ईश्वर करे, आपको प्रदान करे, आपको मिले। मेहनत करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।